ये कहानी है रामनगर की। 2 साल के बाद तुमने एक बच्चा जन्म दिया और वो भी एक बेटी। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। पहले ही तुम्हारा खर्चा उठा रहा था, अब इसका भी उठाऊं? मैं इसका खर्चा नहीं उठाऊंगा, इसका खर्चा तुम खुद उठाओगी। तुम्हें तो सिलाई आती है ना, तुम सिलाई करो और इसका खर्चा उठाओ। पर ये आपकी भी तो बेटी है ना, मैं कहीं से इसको उठाकर तो नहीं लाई। ये आपकी भी बेटी है, आपका फ़र्ज़ बनता है इसका खर्चा उठाना। अगर आप नहीं उठा सकते तो मेरी बेटी को कुछ मत बोलिए। ये कहानी है प्रीता की, जिसकी शादी को 2 साल हुए थे पर उसके पति और उसकी सास को बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। मैं अपनी बेटी का खर्चा खुद उठा सकती हूँ। प्रीता को सिलाई करना आता था। प्रीता ने सिलाई करना शुरू कर दिया और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाने लगी। प्रीता ऐसे कपड़े सीती थी कि गांव में कोई नहीं सीता था। प्रीता से बहुत लोग कपड़े सिलवाते थे, यहाँ तक कि शादी के भी कपड़े प्रीता सी लेती थी। वाह भाभी, क्या लहंगा सिया है। ऐसा लहंगा तो मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी शादी में मैं बहुत अच्छी लगूंगी। मोहिनी, मैं चाहती भी हूँ कि तू अच्छी लगे, इसलिए मैंने तेरा बहुत अच्छा लहंगा सिया है। देख, ये गुलाबी कलर तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तू अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगेगी। मोहिनी के जाने के बाद प्रीता की सास वहाँ आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? खाना बनाना है या चाय पीना है? क्या करना है आप बता दीजिए। आप यहाँ क्यों आई? मुझे आवाज़ दे देती। अरे कमबख्त, तू अपनी बेटी को जो मेरे कमरे में छोड़ कर आई है, रो रो के मेरे कान फाड़ दिए। जा उस मनहूस को उठा वहाँ से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपनी सिलाई करती रहे बैठकर यहाँ पर। मेरा बस चले तो आज ही मनोज की दूसरी शादी करा दूँ। मुझे पोता चाहिए था, पर तू लड़की पैदा करके बैठ गई। जा उसे वहाँ उठा जाके। कब से रो रही है। प्रीता की सास दिन भर प्रीता को सुनाती थी कि उसकी बेटी मनहूस है और उसे पोता चाहिए, पर प्रीता इन सब बातों पर कुछ ध्यान नहीं देती। वो अपना काम करती है और अपनी बेटी के लिए कमाती है। प्रीता सिलाई के साथ दिन भर घर का सारा काम भी करती थी और अपनी बेटी को बार बार सुला देती थी ताकि वो काम कर सके। इससे वो अपना घर का भी काम करती थी और सिलाई का भी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और प्रीता फिर से माँ बनती है। इस बार प्रीता ने फिर से एक बेटी को ही जन्म दिया था। तब उसकी सास उससे कहती है, अरे करमजली, कहाँ से बेटियाँ उठा कर ला रही है? निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे और नहीं देख सकती। पर माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी 2-2 बेटियाँ लेके? मेरा कोई नहीं है। मेरे तो मायके में भी कोई नहीं है। माँ और पिताजी की मौत तो पहले ही हो चुकी है। अरे मैं कुछ नहीं जानती, लेके जा अपनी दोनों बेटियों को। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। मुझे तेरी बेटियां नहीं चाहिए। भाग यहाँ से, निकल जा। मैंने तुझसे कहा था ना प्रीता, इस बार बेटी हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा और दूसरी शादी कर लूँगा। मैं दूसरी शादी करूँगा। चल तू अपनी दोनों बेटियाँ उठा और यहाँ से निकल जा। वो दोनों मिलकर बेचारी प्रीता को दोनों बेटियों के साथ निकाल देते हैं। और फिर मनोज कहता है, माँ, मेरे लिए लड़की ढूंढो। मुझे इसी महीने शादी करनी है। मुझे अपना बेटा देखना है। क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए प्रीता से भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। वो प्रीता में था ही क्या, ना दहेज मिला, ना शक्ल थी, ना सूरत। मैं तुझे उससे अच्छी लड़की ला कर दूंगी। इधर प्रीता अपने पिताजी के घर पे आ जाती है, जो उसका घर था। वो अपने पिताजी के घर में अपनी मशीन भी ले आती है। देख मालती, अब तू अपनी बहन का ख्याल रख। मैं कपड़े सीऊंगी, पैसे कमाऊंगी। ठीक है माँ, मैं मिष्टी का ख्याल रख लूँगी। आप अपने कपड़े सिए और आप खाना भी मत बनाइएगा। मुझसे जो होगा मैं सब कहीं से मांग कर ले आऊँगी। प्रीता की बेटी मालती बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। प्रीता को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रही थी। प्रीता अपने कपड़े सीना शुरू कर देती है और उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं। प्रीता बहुत अच्छे कपड़े सीती थी, इसलिए ये बात सबको पता थी। इसलिए सारे गांव वाले उससे ही कपड़े सिलवाते थे।
इधर सरला कुछ दिनों के बाद ही अपने बेटे की दूसरी शादी करा देती है। कुछ सालों बाद मनोज के घर में एक बेटा जन्म लेता है और मनोज कहता है, संगीता, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। सरला की डायबिटीज़ के कारण कुछ महीने पहले ही मौत हो जाती है, तो मनोज बहुत उदास हो जाता है अपनी माँ को याद करके। वो जानता था कि उसकी माँ को पोता चाहिए था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और मनोज का बेटा बड़ा हो गया। मनोज के बेटे का नाम अखिल था। इधर मालती और मिष्टी भी बड़ी हो जाती हैं और प्रीता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग डॉक्टर को बुलाती हैं। देखो मालती और मिष्टी, तुम्हारी माँ को कैंसर है। ये ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इनका ख्याल रखा करो तुम लोग। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो दोनों बहनें बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी माँ ही थी जो उनका सहारा थी। इधर मनोज का बेटा अखिल बहुत ही ज़्यादा आवारा था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। माँ, पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और रात में देर से लौटूंगा। आप लोग खा पी कर सो जाइएगा, मेरा इंतज़ार मत करिएगा। ये कहकर अखिल वहाँ से चला जाता है। अखिल बहुत ही बदतमीज़ लड़का था। उसको कुछ भी नहीं आता था। वो अपने माँ बाप की भी ज़रा भी इज्जत नहीं करता था। इधर प्रीता की हालत और ख़राब हो जाती है और मिष्टी अपनी माँ के पास दिन भर बैठी रहती है। मालती एक दिन खाना बना रही थी, तभी वहाँ मिष्टी दौड़ कर आती है और उससे कहती है, दीदी जल्दी चलो, माँ तुमको बुला रही है। बेटा, मालती, मिष्टी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। मालती, तुझे याद है मैं एक मशीन अपने साथ लाई थी? वो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। वो एक जादुई मशीन है। मुझे कोई कपड़े सीना नहीं आते, पर उस जादुई मशीन में कपड़ा लगाते ही कपड़े अपने आप सिल जाते हैं। वो तुम दोनों अच्छे से इस्तेमाल करना। मुझे पता है तुम दोनों को कपड़े सीने नहीं आते, इसलिए तुम उस मशीन में जब कपड़ा लगाओगी तो कपड़े अपने आप ही सिल जाएंगे और उसमें अच्छे अच्छे कपड़े निकलेंगे जो लोग देख कर लेने के लिए आएंगे। पर मिष्टी और मालती, कभी उस मशीन से लालच मत करना। ऐसा करने पर वो मशीन अपने आप गायब हो जाएगी। और कभी उस मशीन के बारे में किसी को मत बताना। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, मैंने तुम लोग को बता दिया, किसी को मत बताना। कुछ देर के बाद प्रीता की मौत हो जाती है और मालती और मिष्टी फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार अकेले करती हैं। कोई भी उनकी माँ की मौत में नहीं आता है। ऐसे ही प्रीता की मौत को 3 महीने हो जाते हैं और एक दिन अखिल एक शहर की लड़की से शादी करके घर ले आता है। माँ, पिताजी, यहाँ से निकल जाओ। अब मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ अकेले रहूँगा। तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं। बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? क्या मजाक है ये? शादी करके लाया है तो इसको रख। हम लोग मना थोड़ी ना कर रहे हैं, पर हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? ओह सासू माँ, ये मजाक नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है। मैं और अखिल इस घर में अकेले रहेंगे। वैसे भी ये सब अखिल का है, आपके पति ने इसके नाम कर दिया है। ठीक है बेटा, हम लोग चले जाएंगे। शायद मेरे कर्मों की सज़ा आज मुझे मिल रही है। मुझे बेटा चाहिए था, मैंने अपनी बेटियों को ही बाहर निकाल दिया, उसी की सज़ा है ये। अपने बेटे के ऐसा कहने पर मनोज और संगीता बहुत दुखी हो जाते हैं और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो दोनों एक मंदिर के पास आकर बैठ जाते हैं और लोग उन्हें भिखारी समझते हैं और कुछ पैसे देकर जाते हैं। दीदी, अब घर में पैसे नहीं है, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हम लोग भूखे मरेंगे। अरे नहीं मिष्टी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे याद है माँ ने अंतिम समय पर एक जादुई मशीन के बारे में बताया था, चल वही चलाते। मालती जैसे ही वो मशीन चलाती है, उसमें से जल्दी से एक सूट निकल आता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। वाह दीदी, इसमें तो बहुत जल्दी कपड़े निकल आते हैं। अब कभी मिष्टी या मालती उस मशीन में कपड़ा लगाती और ढेर सारे कपड़े निकल आते। वो लोग ये कपड़े बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाने लगी थी और उनके घर पे
अब उनके घर पे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तभी मालती कहती है, आप लोगों को जो भी सिलवाना हो बता दीजिए, मैं सी कर दे दूँगी, बस आप लोग सब्र रखिए। ऐसे ही वो दोनों बहनें बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। दीदी कब तक इस पुराने घर में रहेंगे, चलो ना, इतने पैसे कमा लिए, एक घर ले लेते हैं। ठीक है मेरी प्यारी बहन, चल हम लोग एक घर ले लेते हैं। जादुई मशीन की मदद से वो लोग अमीर हो जाते हैं और वो लोग एक बहुत बड़ा घर भी ले लेते हैं। एक दिन मालती और मिष्टी मंदिर से आ रहे थे। तभी मालती की नज़र अपने पिताजी पे पड़ती है। चलो ना दीदी, क्या इन भिखारियों को देख रही हो? मिष्टी अपने पिता को नहीं पहचानती थी। मिष्टी, ये भिखारी नहीं, ये हमारे पिताजी हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी धूप में ऐसे क्यों बैठे हैं? मालती जाकर पूछती है। बेटा, हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। पर तुम दोनों कौन हो? मनोज उन दोनों को नहीं पहचानता था, क्योंकि उसने बचपन में ही वो दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। पिताजी, आपने हमें नहीं पहचाना? मैं मालती और ये मिष्टी आपकी छोटी बेटी है। अरे मेरी बेटियाँ, कितनी बड़ी हो गई हो तुम लोग। अपने पिता को माफ़ कर दो, मैंने तुम लोग साथ गलत किया। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। मेरे किए की सज़ा आज मुझे मिल रही है। पिताजी, माँ की मौत हो गई है, उन्हें कैंसर था। जब से आपने उन्हें घर से निकाला वो कभी हंसती भी नहीं थी। पिताजी, आपने तो हमें कभी पलट कर भी नहीं देखा। मेरी माँ मर गई और आपने हम लोगों को घर से निकाल दिया। बेटी, तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है। तुम दोनों को जो सज़ा देनी है दे दो, मैं उसका हकदार हूँ, पर मुझे माफ़ कर दो। पिताजी, मिष्टी की बातों का बुरा मत मानिए, वो गुस्से में है। आप घर चलिए, हमने आपको माफ़ कर दिया है। आपकी इतनी प्यारी दो बेटियां हैं और आपने मुझे कभी इनसे मिलवाया नहीं, कभी बताया नहीं। मेरे बेटे ने तो मेरा साथ छोड़ दिया। आज से मैं अपनी बेटियों के साथ रहना चाहती हूँ, चलिए इनके साथ। मालती और मिष्टी अपने पिता को माफ़ कर देते हैं और वो दोनों उन दोनों को अपने घर ले आती हैं और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।